नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। चंद्र ग्रहण पर विशेष चर्चा। उज्जैन में आचार्य राहुल भारद्वाज ने बताए धार्मिक व ज्योतिषी पहलू। नैतिक भारत न्यूज चैनल के उज्जैन संवाददाता गौरव पेड़वा ने चंद्र ग्रहण को लेकर शहर स्थित वैदिक वास्तु एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आचार्य पंडित राहुल जी भारद्वाज वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ से विशेष बातचीत की। आचार्य पंडित राहुल भारद्वाज ने बताया कि चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में पूजा पाठ, मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ फलदायी होता है। उन्होंने जानकारी दी कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवधि में भोजन बनाने और ग्रहण करने से बचने की परंपरा है। साथ ही तुलसी पत्र का प्रयोग और भगवान का स्मरण सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। आचार्य के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग पड़ता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है उन्हें मानसिक अस्थिरता या तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में चंद्र मंत्र का जाप, दान पुण्य और योग परामर्श लेना लाभकारी माना जाता है। अंत में उन्होंने कहा कि ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, पूजा और जरूरतमंदों को दान करना शास्त्रों में पुण्यदायी बताया गया है। उज्जैन से गौरव पेड़वा की विशेष रिपोर्ट। गुरुदेव, अभी जो ग्रहण आ रहा है इसका क्या असर रहेगा? नमस्कार। पहली बात, ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है यह 3 मार्च को लगेगा सुबह। और चंद्र ग्रहण जो होता है ये जिस समय ग्रहण लगता है उससे लगभग 9 घंटे पूर्व में ही इसका बाण या सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण सर्वप्रथम तो भारत के अधिकांशतः पूर्वी क्षेत्र में ही ज़्यादा लगेगा। पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा असर है नहीं, मगर चूंकि भारत में यह दृश्य है अतः पूरे ही भारत वर्ष में इसका असर देखने को भी मिलेगा। चाहे वो आंशिक रूप से मिले या पूर्ण मिले, वो पूरे ही भारत में इस चंद्र ग्रहण को मान्यता दी जा रही है। तो यह जो चंद्र ग्रहण है यह भारत के अंदर और विशेष करके मध्य प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग रहेगा इसमें इसका समय जो है ग्रहण का वह अधिकतम 15 मिनट से लेके 19 मिनट का ही रहेगा। मतलब कि शाम को 6:30 बजे से लेकर के 6:45 और अधिकतम 6:49 तक ही चंद्र ग्रहण रहेगा। चूंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है और सूतक काल का अर्थ ये होता है कि किसी भी प्रकार के यम नियम आदि इसमें लागू हो जाते हैं और सभी प्रकार के देव स्थापना या जो हमारे मंदिर हैं उनके पट इस समय बंद हो जाते हैं। हम जो गृहस्थी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, इस समय पर हम भोजन पकाने से लेकर के भोजन ग्रहण करने तक को भी निषिद्ध मानते हैं। तो यह 9 घंटे पूर्व अर्थात सुबह 9:30 से लेकर 9:45 के आसपास ही यह सूतक काल अलग अलग क्षेत्रों में मान्य हो जाएगा। मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि सुबह 9:30 बजे सूतक काल आरंभ हो जाएगा। इसके पूर्व में जो भी आप कर्म करना चाहते हैं, भोजन आदि और आपका प्रथम स्नान, वह सब आप कर लेंगे। वह सूतक काल से लेकर के मोक्ष काल अर्थात जब तक ग्रहण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार के देव आराधन करने के विशेष प्रयोग कहे गए हैं। आपके इष्ट देवता का आप आवाहन कर सकते हैं, उनके मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। गुरुदेव द्वारा दिए गए किसी भी मंत्र का उच्चारण करना इस समय बहुत श्रेयस्कर होता है। इस ग्रहण का बच्चों व बुजुर्गों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, शास्त्रोक्त रूप से भी 3 ऐसे व्यक्ति कहे गए या 3 ऐसी स्थितियां कही गई इस मानव शरीर की जो कि सभी प्रकार के यम नियम और सूतक से अछूते हैं। जिसमें बाल्यावस्था अर्थात जो बालक अभी माँ का दूध पान कर रहे हैं वे सूतक काल के सभी नियमों से अलग कहे गए हैं, उन पर यह कोई भी नियम लागू ही नहीं होते। दूसरा, गर्भवती महिलाओं पर, और तीसरा जो भी बीमार व्यक्ति है
या जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का अर्थ ये हो गया कि अब वह पूर्णतः संन्यास आश्रम में मोर देन 70 की एज जिनकी है, 75 से ऊपर के जो एज के बुजुर्ग हैं, उन पर किसी प्रकार के यम नियम पहली बात लागू नहीं होते, ऐसा शास्त्रोक्त है। रही बात कुछ विशेष नियमों की या विशेष ध्यान रखने की, तो ये ज़रूर है कि सूतक काल के अंदर तो फिर भी इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, मगर जो ग्रहण काल रहेगा 6:30 बजे से लेकर के 6:30 से लेकर के 6:45 या 6:50 तक का समय अपन ले सकते हैं। इस बीच में बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बीमार व्यक्तियों को, अधिक बुजुर्ग लोगों को सीधे सीधे बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्हें चंद्रमा की छाया उन पर नहीं पड़ना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी से वे अनुग्रहित नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके स्वास्थ्य पर व उनकी बुद्धि पर विशेष रूप से इसका असर देखने को मिल सकता है। जो माताएं अभी गर्भधारण किए हुए हैं उन्हें तो कतई नहीं जाना चाहिए, वरना गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। गुरुदेव, अभी होलिका दहन होगी तो होलिका धुलेंडी कब मनाई जाएगी? देखिए, दो अलग अलग विषय हैं कि होलिका दहन कब होगा और धुलेंडी कब मनाई जाएगी। तो होलिका दहन जो है वे 2 मार्च को ही मनाई जाएगी। अब 2 मार्च के दिन आपकी होलिका पूर्ण सज जाएगी। होलिका की परिक्रमा करने से लेकर के, पूजन करने से लेकर के, जो भी हमारी माता बहनें और हम स्वयं भी जो कर्म करते हैं, वैदिक जो कर्म करते हैं, वे 2 मार्च को ही हो जाएंगे। और होलिका जो दहन है, नियमित रूप से अगर देखा जाए तो वह 3 तारीख को सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में उसका दहन होना चाहिए, क्योंकि शाम को 5:30 बजे के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में, चूंकि भद्रा काल का जो नियम होता है, लगभग 5:30 बजे तक यह भद्रा का काल रहेगा। तो 5:30 बजे के बाद में ही आपका होलिका दहन होना चाहिए। पर अब अलग अलग लोक मत के अनुसार कई बार यह सुबह 4, 4:30 बजे जलाने की चूंकि एक प्रथा है, होलिका दहन करने की प्रथा है, तो अगर 4:30, 5 बजे के आसपास भी होलिका दहन हो जाए तो ठीक है, चूंकि वो अंतिम समय रहेगा भद्रा का। और मालवा क्षेत्र जो रहेगा, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र रहेगा, इसमें तो लगभग 5 बजे के आसपास ही भद्रा पूर्ण हो जाएगी। तो 5 बजे के आसपास आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब रही बात धुलेंडी बनाने की, तो धुलेंडी का अर्थ एक तरह से रंगोत्सव से भी है ना। तो धुलेंडी जो बनेगी